नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की बकी बात समेटे हम हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। पहला प्रणाम इस बार भी उन्हीं अधिकारियों और दर्जाधारियों को जिन्होंने अपनी लाज शर्म पूरी तरह से बेचकर संभवतः झालमुड़ी खा ली है। यानी वो नेता और अधिकारी जो लगातार घचोरे जाने के बाद भी अपनी गाड़ियों से फर्जी नंबर प्लेट हटाने को तैयार नहीं है। इस तरह की टी सीरीज वाली गाड़ियां जो टैक्सी के तौर पर रजिस्टर होती हैं और जिनमें पीली नंबर प्लेट का होना अनिवार्य होता है, उनमें ये अधिकारी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हटाकर फर्जी बनाई गई सफेद नंबर प्लेट लगाए धड़ल्ले से घूम रहे हैं। मजेदार ये है कि ऐसी फर्जी नंबर प्लेट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पर है जिन गाड़ियों को सरकार ने अलग अलग विभागों में तैनात किसी बड़े अधिकारी के लिए या दर्जाधारी के लिए लगाया हुआ है। लगातार टोके जाने के बाद भी ये गाड़ियां प्रदेश भर में घूम रही हैं और कमाल है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग ही इन्हें दंदना रहे हैं। ऊपर लिखा है उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड शासन या अलाना फलाना मजिस्ट्रेट और नीचे लगी है फर्जी नंबर प्लेट। ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई के नाम पे उत्तराखंड की ट्रैफिक पुलिस भी लुक छुपी डर डरी की और मन मसवासु भरी की इनका चालान तभी काट पाती है जब अधिकारी या नेतागण खुद इनमें सवार नहीं होते और गाड़ी संभवतः सिर्फ ड्राइवर के हवाले होती है। वरना अगर इन अधिकारियों को पुलिस का या लोक लाज का ही ख्याल होता तो ऐसी गाड़ियां धड़ल्ले से नहीं घूम रही होती। मुख्यमंत्री जी, आपसे हमने पहले भी अनुरोध किया है और फिर से दोहरा रहे हैं कि ऐसी गाड़ियों पर रोक लगवाएं, क्योंकि आखिरकार ये आपकी ही रहबरी का सवाल है। आपके नेतृत्व में कानून व्यवस्था पहले ही कुछ कम घाम लगी हुई है क्या, जो अब आपके अधिकारी और नेता भी ऐसी हरकतें करते हुए कानून व्यवस्था पर कांडे लगाने में तुले हुए हैं। अब ये वीडियो ही देखिए जो किसी व्यक्ति ने देहरादून कचहरी में शूट किया है। वो इस वीडियो में बता रहे हैं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करें। प्रदेश में ही कई पेट्रोल पंप्स में लोगों को तेल सीमित मात्रा में दिया जा रहा है और दूसरी तरफ ये मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी सिर्फ इसलिए ऑन रखी गई है ताकि एसी चलता रहे और जब भी साहब आएँ तो उन्हें गाड़ी एकदम चिल्ड मिले। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने यह भी बताया कि वो लंच करके जब वापस लौटे करीब आधे घंटे के बाद तब भी गाड़ी स्टार्ट ही थी। एक तरफ तो आपके मंत्री और अधिकारी कोई साइकिल पर तो कोई स्कूटी पर निकलते हुए तेल बचाने का संदेश देते हुए रील बनवा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके कुछ अन्य अधिकारी गाड़ी को घंटों स्टार्ट रखाए हुए हैं, सरकारी तेल फूंक रहे हैं कि साहब को एक मिनट के लिए भी गर्मी ना झेलनी पड़े। ऊपर से इस गाड़ी में भी नंबर प्लेट फर्जी ही लगी हुई है। मजिस्ट्रेट साहब के खिलाफ कोई एक्शन तो खैर क्या ही होगा, लेकिन उन्हें कम से कम नंबर प्लेट ही दुरुस्त करने का आदेश दे दीजिए मुख्यमंत्री जी। साथ ही अपने नेताओं को ये भी हिदायत दीजिए कि वो रील बनाने के फेर में जब स्वांग रच रहे हैं तो कम से कम फूल प्रूफ स्वांग रचें। पहले तो आपके मंत्री गणेश जोशी जब गाड़ी छोड़ तेल बचाने के लिए स्कूटी पर निकले थे तो उस स्कूटी का इंश्योरेंस एक्सपायर्ड निकला था। फिर उनकी देखा देखी कई और नेता और अधिकारी भी ऐसा करने लगे, लेकिन इस बीच ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान ने फिर से कांड कर दिया। वो बेचारे इतने क्यूट हैं कि कर्म करने निकलते हैं और कांड हो जाता है। तैश तैश में वो भी स्कूटी पर सवार होकर निकल तो पड़े, लेकिन हेलमेट घर पर ही छोड़ गए और ट्रोल हो गए। वैसे मुख्यमंत्री जी, आपके नेताओं और अधिकारियों की ये अच्छी पहल है कि वो साइकिल स्कूटी का उपयोग ज़्यादा करें, कारपूल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए ना करें कि इन दिनों फिर से डमरू दिल्ली से बजा है, इसलिए 2-3 दिन के लिए नाच तो नाचना पड़ेगा। ये सब स्थायी तौर से हो। नेता और अधिकारियों की फ्लीट वाला कल्चर, वीआईपी मोमेंट्स के लिए आम नागरिकों को गुठियार पेट कुचा देने वाला कल्चर स्थायी तौर से बंद हो, तब इसकी सार्थकता है। सिर्फ 2 दिन के लिए रील बनाने के लिए ही ऐसा करना है तो उससे बेहतर है कि ना ही करें, क्योंकि लोगों को ये गिमिक अब समझ आ गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आम जनता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की बात सरकार कह तो रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कांडे सरकारों की नाकामी के चलते ही लगे हुए हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार देहरादून शहर देश के उन शहरों की सूची में सबसे ऊपर वाले स्थानों में है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज़्यादा कांडे लगे हुए हैं। इसके साथ ही पैदल चलने वालों या साइकिल से चलने वालों के लिए भी ये शहर सबसे खराब माना गया है। दिसंबर 2024 में हमने सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल के साथ एक प्रोग्राम किया था जिसका शीर्षक था कैसे लिखी गई देहरादून की बर्बादी की पटकथा। इस प्रोग्राम में जो बातें कही गई थी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद की जो स्थितियां संभावित तौर से बताई गई थी, जिस तरह से अपराधों के बढ़ने की संभावना जताई गई थी, आज शहर में ठीक वैसा ही हो रहा है।
लेकिन आज भी सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि इन बढ़ती हुई समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा। देहरादून में ट्रैफिक से लेकर अपराध तक की समस्याओं के लिए सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सिर्फ रील बनाने के लिए खूब कंटेंट है कि हमारे नेता 2 दिन के लिए साइकिल से बल चल पड़े हैं। मीडिया भी इन्हीं रील्स पर बलिहारी जाती है, क्योंकि उन्हें विज्ञापन आखिर वहीं से मिलते हैं जहां इन दिनों मोदी जी के डमरू पर साइकिल खेला जा रहा है। बहरहाल, अब बात करते हैं एक ऐसे चमत्कार की जो सिर्फ उत्तराखंड में ही हो सकता था। ये तो आप सब जानते ही हैं कि उत्तराखंड पर्यटन के लिए अब काफ़ी चर्चित हो चुका है और लाखों लोग यहाँ के पर्यटक स्थलों तक हर साल आते हैं। कई लोग सरकार से ये शिकायत ज़रूर करते हैं कि सरकार प्रदेश में कोई भी नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप नहीं कर पा रही। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड में ऋषिकेश के आसपास कहीं अचानक ही एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रकट हो गया है और इस डेस्टिनेशन का नाम है कनकधनाई। हरिद्वार या देहरादून से नेपाली फार्म होते हुए अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो इन दिनों आपको राष्ट्रीय राजमार्ग वाले साइन बोर्ड्स पर कई जगह ये लिखा मिल जाएगा कि कनकधनाई 18 किलोमीटर, कनकधनाई 16 किलोमीटर या कनकधनाई के लिए यू टर्न लेकर 20 किलोमीटर। इसी बोर्ड को देख लीजिए जिस पर साफ निर्देशित है कि हरिद्वार 24 किलोमीटर, नजीबाबाद 71, दिल्ली 223 और कनकधनाई 18 किलोमीटर। मज़ेदार है कि कनकधनाई नाम के इस नए डेस्टिनेशन के लिए NHAI के मानकों को भी धता बता दिया गया है। कहाँ तो दशकों की रिसर्च के बाद यातायात सुरक्षा, मनोविज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार NHAI ने तय किया था कि देश भर में NHAI के साइन बोर्ड एक जैसे और एक ही रंग के होंगे, लेकिन कनकधनाई वाले डेस्टिनेशन तक लोगों को पहुंचाने के लिए शायद इन मानकों को भी बदल दिया गया है। अब ऐसा तो शायद नहीं ही होगा कि कनकधनाई नाम का कोई व्यक्ति हो जिसने खुद या जिसके समर्थकों ने NHAI के साइन बोर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए ये हरकत की हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो धाकड़ और धुरंधर मुख्यमंत्री के राज में ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो चुकी होती और ये साइन बोर्ड रातों रात ठीक कर लिए गए होते। लेकिन ये साइन बोर्ड तो कई हफ्तों से ऐसे ही हैं। इसका मतलब यही है कि सरकार ने ही ये किया होगा और कनकधनाई कोई व्यक्ति नहीं बल्कि लैंसडॉन की तरह कोई डेस्टिनेशन ही होगा जिसे सरकार सीधा NHAI के साइन बोर्ड पर जगह देकर प्रमोट करना चाह रही है। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार कितनी मेहनत कर रही है। एक पूरा डेस्टिनेशन ही रातों रात उग आया है और कोई राज्य होता तो इसे गंभीर अपराध माना जाता। इसकी जांच बैठा दी जाती कि नेशनल हाईवे पर NHAI की संपत्ति से ऐसी छेड़छाड़ कैसे हो गई और एक ही दिन में इस हरकत को सुधार लिया जाता, जिम्मेदार लोगों की नौकरी पर बनाती, वो अलग। लेकिन उत्तराखंड में सब चलता है। यहाँ कनकधनाई NHAI के खंभों पर चढ़कर प्रसिद्धि पा रहे हैं और कहीं कोई एक्शन नहीं है। एक्शन होगा भी कैसे? पोस्टरबाजी का हमारे नेताओं को इतना शौक है कि यहाँ हर खंबे पर नेता लटके मिलते हैं। किसी का जन्मदिन या मुंडन, होली या दिवाली, ईद हो या हरेला, शहर का हर खंबा नेताजी की बधाई से भर जाता है। वैसे इस मामले में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने एक बेहतर पहल की है कि उन्होंने इस पोस्टरबाजी के कल्चर को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि ऐसे जन्मदिन की बधाई वाले पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काश हमारे प्रदेश में भी नेता ऐसे निर्देश जारी कर पाते तो शहरों की खूबसूरती कुछ निखर पाती। लेकिन समस्या ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ही इतने आत्ममुग्ध इंसान हैं कि उन्हें हर चौक चौराहे पर अपने पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग देखने में अलग ही आनंद आता है। वो जब भी उत्तराखंड आते हैं उनकी तस्वीरों को शहर भर में और प्रदेश भर में चिपकाने में ही आम जनता का करोड़ों रुपए घाम लगा दिया जाता है। प्रदेश का शायद ही कोई नगर या कस्बा ऐसा हो जहां ये पोस्टरों वाला रोग ना हो। इसे देखने और भोगने की आदत आम नागरिकों को अब इतनी हो चुकी है कि हमें अब इसमें कोई समस्या भी नहीं नजर आती। हमने भी मान ही लिया है कि शहर ऐसे ही कुरूप होते हैं। हाँ, ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी पोस्टरों वाला चलन थोड़ा नया है। क्या पता समय के साथ हमें इसकी भी आदत पड़ ही जाए। वैसे पोस्टरों से याद आया, जब से तेल के दाम बढ़े हैं कई पेट्रोल पंपों से हमारे मोदी जी का जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लगा रहता था वो गायब कर दिया गया है। अगर ये देश भर में हुआ है तो हैट्स ऑफ भाजपा के प्रचार तंत्र की सूझबूझ को। जोसेफ गोएबल्स की आत्मा जहां कहीं भी होगी भाजपा से बहुत कुछ सीख ही रही होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं प्रदेश की कुछ अन्य खबरों की तरफ। बीते दिनों अपने वेतन को लेकर प्रदेश में कुछ जगह श्रमिकों के आंदोलन हुए, जिसका जवाब प्रशासन ने वैसे ही दिया जैसे अक्सर वो देता है, यानी लाठियां भांजते हुए। सेलाकुई की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले तमाम श्रमिक बीते दिनों धरने पर रहे, क्योंकि उनकी मांग है कि उनसे 12-12 घंटे काम करवाया जाता है लेकिन बदले में 12,000 रुपए तक उन्हें नहीं दिए जाते।
इसके अलावा इन श्रमिकों को 1 साल काम करने के बाद 3 महीने के लिए अनिवार्य ब्रेक दे दिया जाता है और उसके बाद फिर से 1 साल के लिए नियुक्ति मिलती है। ड्यूटी पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो है ही, साथ ही जो ओवरटाइम इनसे करवाया जाता है उसके लिए भी कोई अतिरिक्त भुगतान इन्हें नहीं दिया जाता। सेलाकुई के बाद देहरादून में विंडलास में काम करने वाले श्रमिक भी आंदोलनरत रहे और उनकी मांग भी यही है कि उन्हें काम के बदले कम से कम 20,000 रुपये वेतन और मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। जिला प्रशासन ने फिलहाल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी है, यानी जो पहले धारा 144 हुआ करती थी। अब यहाँ लोगों को बिना अनुमति के नारेबाजी करने, लाउड स्पीकर का प्रयोग करने, सार्वजनिक सभा या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, बल्कि एक जगह पर 5 या उससे ज़्यादा व्यक्तियों के जमा होने पर भी रोक लगा दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के अपने तरीके होते हैं, ये उसी का एक हिस्सा भी है। लेकिन इन कर्मचारियों की मांग अपनी जगह बिल्कुल सही है कि उन्हें उनके काम के एवज में सही मेहनताना दिया जाना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार सिर्फ लाठियां भांजकर इन श्रमिकों के आंदोलन को तितर बितर करने की जगह ये भी सुनिश्चित करेगी कि इन्हें इनका वाजिब मेहनताना मिलता रहे। बीते दिनों देहरादून से 2 ऐसे वीडियो भी सामने आए जिन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। लेकिन दिलचस्प है कि ऐसे सवालों का संज्ञान तक कहीं नहीं लिया जाता। ये दोनों ही वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। एक वीडियो है जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता देहरादून में लैंड जिहाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक लड़की जो अपनी स्कूटी से गुजर रही है उसे जबरन प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दबाव बना रहे हैं, बल्कि उसके साथ बदतमीजी तक करते नजर आ रहे हैं। वो लड़की प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहती और बार बार दोहराती है कि उसे देर हो रही है, उसे जाने दिया जाए, लेकिन ये लोग उसे घेर कर जबरन स्कूटी से उतरने को कहते हैं। कोई कहता है इसका नंबर लो और कोई कहता है कि फोटो खींचो इसकी। एक तो ये लैंड जिहाद का मामला बड़ा कमाल का है। एक तरफ सरकार है जो दावा कर रही है कि लैंड जिहाद पर जैसी कार्रवाई उसने कर दी है और जैसी कार्रवाई वो लगातार कर रही है वो अभूतपूर्व है। प्रदेश भर में धामी जी के पोस्टर बैनरों में बताया जा रहा है कि लैंड जिहाद के खिलाफ उन्होंने कितना कुछ फरका दिया है। दूसरी तरफ बजरंग दल है कि लैंड जिहाद मामलों में एक्सपर्टीज रखने वाले व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रदर्शन को मजबूर हो रहा है। खैर, प्रदर्शन करना इन लोगों का अधिकार है, करें, लेकिन जिस तरह से इस लड़की के साथ प्रदर्शनकारियों ने व्यवहार किया वो न सिर्फ गलत है बल्कि एक अपराध भी है। उत्तराखंड पुलिस को चाहिए कि वीडियो के जरिए इन लोगों की पहचान करते हुए इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाए। ऐसा ही एक दूसरा वीडियो भी बीते दिनों सामने आया जिसमें बजरंग दल के कुछ लोग एक जूतों के शोरूम में पहुंचे थे। इन लोगों का आरोप था कि शोरूम में एक मुस्लिम मैनेजर वहां के हिंदू कर्मचारियों से ज़्यादा काम करवाता है, उन्हें कम वेतन देता है और उन पर झूठे आरोप लगाते हुए वेतन में कटौती की जाती है। इन्हीं आरोपों से निपटने के नाम पर बजरंग दल के कार्यकर्ता शोरूम पहुंचे और उन्होंने वहां के मुस्लिम कर्मचारियों की नेम प्लेट पर जिहादी लिख दिया। अगर मान भी लें कि जो आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ता मैनेजर पर लगा रहे हैं वो सही हैं, तो भी बजरंग दल को ये अधिकार किसने दिया कि वो कर्मचारियों की नेम प्लेट पर जिहादी लिखाएं? इनके लिए उन्होंने तर्क दिया कि मुस्लिम कर्मचारियों की नेम प्लेट पर कोई नाम दर्ज नहीं था, जबकि हिंदू कर्मचारियों की नेम प्लेट पर उनके नाम लिखे हुए थे। क्या धामी सरकार के समानांतर एक दूसरी सरकार बजरंग दल की चल रही है जो फैसला ऑन द स्पॉट वाले मोड में काम कर रही है? देहरादून पुलिस प्रशासन के लिए ये दोनों घटनाएं उनके मुंह पर तमाचा है कि उनके राज में इस तरह की गुंडागर्दी होने दी जा रही है। यदि फैसले और कार्रवाई बजरंग दल को ही करनी है, पुलिस तंत्र को बनाए रखने के लिए क्यों जनता का इतना पैसा फिर फूका जा रहा है? सरकार को चाहिए कि पुलिस व्यवस्था को भंग ही कर दे और सारी व्यवस्था बजरंग दल को ही सौंप दी जाए। जब बजरंग दल ही ये तय करेगा कि सड़क पर कौन चलेगा और कौन उनके प्रदर्शन में शामिल होगा, जब वही तय करेगा कि शोरूम के आंतरिक विवाद में किसकी छाती पर जिहादी लिख दिया जाएगा और पुलिस ये सब बस मुंह खोकर देखती रहेगी, तो ऐसी पुलिस को भंग कर दिया जाना ही बेहतर है। धामी सरकार को चाहिए कि बजरंग दल को ही आधिकारिक तौर से पुलिस बल मान लिया जाए। अनाधिकारिक तौर से तो उत्तराखंड में वैसे भी उसने ये उपाधि हासिल कर ही ली है। हमारे लिए भी आसानी होगी कि हम राज्य की समस्याओं के लिए धामी सरकार की जगह सीधा बजरंग दल से ही अपील किया करेंगे। वो वैसे भी सरकार की तरह मामले को लटकाते नहीं हैं और फैसला ऑन द स्पॉट कर देते हैं। तो प्रदेश में जब बजरंग दल समानांतर सरकार चला ही रहा है, तो आज राज्य हित के कुछ मामलों पर कार्रवाई के लिए हम भी सीधा बजरंग दल से ही अपील कर लेते हैं। धामी जी से तो अपील करते करते युग हो गए, क्या पता आप ही राज्य हित के इन मुद्दों को सुलझा सकें। तो हे बजरंगी भाई बहनों, चूंकि आप राज्य के सच्चे हितैषी हो और राज्य हित में जान हथेली पर रखते हुए कार्यरत हो, तो कृपया कुछ जरूरी मुद्दों का संज्ञान लेते हुए अपनी दबंग कार्यशैली में कार्रवाई करने की कृपा करें। लैंड जिहाद पर तो धामी जी लगातार काम कर ही रहे हैं। उनके भाषणों से लेकर उनकी रील्स तक में ये मुद्दा रहता ही है, तो इतना तो आप भी मानते होंगे कि इस मामले में वो गंभीर हैं और एक्शन ले भी रहे हैं।
फिर भी आप अपनी तरफ से प्रेशर बनाते रहें, लेकिन इसके साथ ही राज्य हित के कुछ मामलों में आप अपने वाले एक्शन प्लान के तहत ज़रूर कुछ करें। एक तो राज्य में कई अधिकारी और नेता हैं जो फर्जी नंबर प्लेट लगाए घूम रहे हैं। धामी जी से हमने कई बार बोला, लेकिन वो भी इन लोगों पर नकेल नहीं कस पा रहे, जबकि ऐसी गाड़ियों के चलते प्रदेश की छवि पूरे देश में खराब हो रही है कि जहां अफसर ही ऐसे होंगे वहां बाकी तो कैसे कैसे होंगे। तो हे बजरंगी भाइयों, अपनी शक्तियों का ध्यान धरते हुए अब आप ही एक्शन लो और ऐसी गाड़ियों को वैसे ही धर दबोचो जैसे आपने शोरूम में मैनेजर को और सड़क पर इस लड़की को घेर लिया था। कोई और एक्शन भी जिसके लिए आप जाने ही जाते हो, अगर आप ले सको तो मेहरबानी होगी और राज्य को इस फर्जी नंबर प्लेट वाली संस्कृति से निजात भी मिलेगी। आपका भी मान बढ़ेगा कि आपने छोटे मोटे कमजोर वर्ग को ही नहीं बल्कि झूठी ऐंठ में मटकने वाले बड़े अधिकारी को घेर दिखाया। प्यारे बजरंगी भाइयों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। धामी सरकार ने वादा किया था कि इन खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन भाइयों साल दर साल बीत रहे हैं और इन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली है। जूते के शोरूम में एक हिंदू भाई के साथ अन्याय हुआ तो आपने कार्रवाई की, यहाँ तो सैकड़ों हिंदू भाई बहनों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में लगभग सभी हिंदू ही हैं। इनकी भलाई के लिए खेल मंत्री और मुख्यमंत्री को भी अपने चित परिचित अंदाज में घेर कर कुछ कर दिखाओ। इन खिलाड़ियों की आवाज़ हम कई बार उठा चुके हैं, अब आप अपने अंदाज में कुछ फरका के दिखाओ बजरंगी साथियों। फरकाने का अर्थ तो आप बींगते ही होगे। पहाड़ की समस्याएं अगर बींग ही रहे हो तो थोड़ा इन युवाओं के लिए भी कुछ फरकाओ बजरंगी भाइयों, जो कड़ी मेहनत के बाद आयोग की परीक्षा पास करके सिर्फ इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि उन्हें नियुक्ति पत्र बांटने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं फोटोशूट करवाना चाहते हैं, इसलिए अभी समय नहीं निकाल पा रहे। जरा अपने अंदाज में मुख्यमंत्री जी को गमजाते हुए इन हिंदू भाइयों की नियुक्ति पत्र दिलवाओ। दोस्तों, प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं और भी हैं। जैसे आप जानते ही हो कि आपके और हमारे आराध्य भगवान बजरंगबली ने पूरी लंका को फूंक दिया था, लेकिन हमारे पहाड़ बिना किसी पाप के ही फूंक दिए जा रहे हैं लगातार हर साल, और हमारे वन मंत्री के पास इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। बजरंगियों की फौज ही अब कुछ कर सकती है। जंगल बचाने के लिए कुछ सोचो, और ये भी सोचो बजरंगी भाइयों कि पौड़ी जिले में ही पिछले कुछ समय में 1 दर्जन से ज़्यादा स्थानीय लोगों को जंगली जानवरों ने मार गिराया है। मरने वालों में सभी हिंदू थे बजरंगी भाइयों। निर्भगी बाघ ने उन्हें मारने से पहले एक बार पूछा तक नहीं कि वो हिंदू है या मुसलमान, बस मार दिया। इस पर कुछ करो भाइयों। मंत्री जी से तो नहीं हो पा रहा, अब आपको ही कुछ करना होगा। वैसे तो राज्य की समस्याओं की एक लंबी सूची है जिस पर आपको तत्काल एक्शन लेने की अपील करनी थी, लेकिन फिर आज का एक्स्ट्रा कवर बिज्जा बात का लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। शुरुआत में आप राज्य की इन समस्याओं से निजात दिलाने में राज्य के लोगों की थोड़ी मदद करो। आगे हम जनता की अन्य समस्याएं भी सीधा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी दिलेरी ही है अब जो इस व्यवस्था को सुधार सकती है। राज्य की जनता को आप निराश नहीं करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। जय वीर बजरंगी। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। बारामासा के कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें मजबूत करने में अपना योगदान ज़रूर दें। इसके लिए आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड और UPI ID के जरिए सीधा सहयोग भी कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया, पैलाग, प्रणाम।